हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है कृषि। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट और रिक्वेस्ट। यार डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है जी। उसको सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो यार, कर लो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब को कंटिन्यू करूँगा। अब तो मेरा जो करियर है वो शुरू होने से पहले ही उजाड़ रहे हो, तो कर लो उसको भी सब्सक्राइब, ठीक है यार। कुछ अच्छा ही डालूंगा, डोंट वरी, कुछ अच्छा ही डालूंगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। कर दिया ना? हाँ, करने के बाद ही आप इस वीडियो पे आना। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे खाद्यान्न फसलों के बारे में। अब ये खाद्यान्न जो फसलें होती है वो कौन सी होती है? जिसमें अनाज के दाने होते हैं। जैसे चावल एक खाद्यान्न फसल है, गेहूँ एक अनाज के दाने होते हैं ना। चावल में भी, गेहूँ में भी, मक्का में भी, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी की सारी जो है हमारी खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें अनाज के दाने होते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ठीक है। वो फसलें जिसमें अनाज के दाने नहीं होते। इसका पहला एग्जाम्पल है गन्ना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। गन्ने में अनाज के दाने तो होते नहीं, वो तो लंबा सा गन्ना होता है ना जी। सो गन्ने के बारे में कुछ ऑब्वियस चीज़ें जो आपको पता ही होगी। देखो, रट्टे लगाने की कोशिश मत करना। जैसे कि आपको पता है इस बार जो एग्ज़ाम है आपका वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस आ सकता है। वो ये देखेंगे कि आपको कितना अच्छा पता है, कितनी अच्छी नॉलेज है। ओके जी, ये नहीं देखेंगे कि कितना अच्छा आप रट्टा लगा सकते हो। तो चीज़ों को समझना। अब देखो, गन्ना, आपको एक चीज़ तो ऑब्वियस पता ही है कि जो गन्ना है वो चीनी, गुड़, खांडसरी और शीरा बनाने के प्रयोग में आता है, ठीक है। गन्ने से सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है, ओके। और जो गन्ना है वो अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर बहुत टाइप की मिट्टी है, भारत के ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी, ठीक है। इसलिए जो गन्ना है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों फसल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। भारत के ना बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। उस कर्क रेखा के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो गन्ना है वो उपोष्ण कटिबंधीय फसल भी है और उष्ण कटिबंधीय फसल भी है, यानी दोनों एरिया में उगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। ओके जी। अब गन्ने के बारे में एक और चीज़ देखते हैं कि जो गन्ना है उसको बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि गन्ने को बोने से लेकर उसकी कटाई करने तक आप मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको शारीरिक श्रम यानी लोगों की ही आवश्यकता होती है, ठीक है जी। और जो गन्ना है उसको 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए होती है पर ईयर, ठीक है। एक वर्ष में कम से कम 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए होती है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है। और जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो कौन से सीज़न में आती है? हमारे खरीफ सीज़न में आती है, ठीक है। खरीफ सीज़न क्या होता है? खरीफ फसलें क्या होती है? जो बारिश के समय में उगाई जाती है उसको खरीफ फसलें कहते हैं। तो गन्ना भी एक खरीफ फसल है, ठीक है जी। ये भी बड़ा ऑब्वियस पॉइंट था, क्लियर हो गया होगा, ओके। और जो गन्ना है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोया जाता है। मतलब थोड़ा गर्मी हो, आर्द्र और शुष्क इलाका हो ना जहाँ पर, वहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, ओके। और इसके लिए उपयुक्त जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है जी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई की मदद से गन्ना बोया जा रहा है आज, ठीक है। और गन्ना बोया भी जा सकता है। मतलब जिस इलाके में बारिश ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर भी सिंचाई की मदद से अच्छा खासा पानी डालकर हम वहाँ पर जो गन्ना है उसको बो सकते हैं, ठीक है जी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गन्ना है वो अपना ब्राज़ील में उगाया जाता है। यानी ब्राज़ील जो है गन्ने के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है और उसके बाद सेकंड नंबर पे है भारत। यानी भारत में सबसे जो ज़्यादा बड़ी कंट्री है, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करती है ब्राज़ील। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो भारत का है। दूसरे नंबर पे भारत सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अब भारत के अंदर कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है? वो है अपना यूपी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है, यानी गन्ना उगाता है सबसे ज़्यादा यूपी। और आपको पता ही होगा कि यूपी के अंदर ज़्यादातर जो है वो चीनी की मिलें भी हैं, इसीलिए, ठीक है। तब यूपी के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, इनमें भी उगाया जाता है। मैंने आपको कहा था ना, उपोष्ण कटिबंधीय फसल भी है और उष्ण कटिबंधीय फसल भी है। तो भारत के ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों में उगाई जाती है, ओके जी। तो आप यूपी याद रखना, 2-3 महाराष्ट्र वगैरह लिख देना, एटसेट्रा लिखकर। बस 2-3 याद रखना, सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। यूपी ज़रूर रखना क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओके जी। नेक्स्ट बात करते हैं तिलहन। अब ये तिलहन क्या होता है? वह फसलें जिससे तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं, ठीक है। वो टाइप की फसल जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे कि मूंगफली।
मूंगफली का तेल होता है ना, तो मूंगफली एक तिलहन फसल है। तिल की जो खेती होती है, तिल जो है, तिल का भी तेल होता है, ठीक है। तिल भी एक तिलहन फसल है। और अपना ये जो कोकोनट होता है, नारियल जो होता है, नारियल का भी तेल होता है। नारियल क्या है, एक तिलहन फसल है, ठीक है। और सूरजमुखी का तेल भी होता है ना। और वो क्या कहते हैं उसको, सरसों का भी तेल होता है। तो ये सारी की सारी तिलहन फसलें हैं, ठीक है। वह फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसलें कहा जाता है, ठीक है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। यानी सबसे ज़्यादा जो तिलहन की फसलें हैं वो विश्व में 2016 के अंदर चीन ने उगाया था, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम। यानी तिलहन की फसलें सबसे ज़्यादा चीन ने उगाई थी 2016 में, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने उगाई थी, ठीक है। भारत में कुल क्षेत्रफल में जितनी भी फसलें उगाई जाती है ना, उसके 12% एरिया में हमारी सिर्फ तिलहन की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। मतलब मान लो भारत में 100% एरिया है जहाँ पर क्या होती है, कृषि होती है, उसमें से 12% जो है वो सिर्फ तिलहन की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। और तिलहन की फसलें कौन कौन सी है आपको बता ही चुका है मैं, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन का भी तेल होता है, ठीक है। सूरजमुखी, वो सनफ्लावर ऑयल होता है ना। अच्छा, इसके बारे में, ये जो तिलहन फसलें उसके बारे में कुछ और चीज़ें भी आपको पता होगी, ठीक है। ये जो है, ये साबुन और जो श्रृंगार के सामान बनाने के लिए भी उपयोग में करी जाती है, ठीक है। इससे शैम्पू वगैरह भी बनाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मेरे गहरे सुनहरे बालों का राज है ये सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, या ऐसा ही कुछ है ना। तो यानी ये साबुन बनाने के लिए और श्रृंगार के सामान के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, तिलहन के तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें से अधिकतर फसलें खाने बनाने के प्रयोग में आई जाती है। आपको पता ही है कि जो बाकी तेल है, जैसे सरसों का तेल है, उससे खाना बनाया जाता है। ज़्यादातर ये जो तिलहन की फसलें वो खाना बनाने के प्रयोग में तो आती है। इसी के साथ साथ इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन तथा श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है ना साबुन बनाने वाली, और जो कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है, उसमें इनको तिलहन के तेल को, बीजों को, ठीक है, किस लिए उपयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मूंगफली के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक तिलहन फसल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये खरीफ है, ठीक है, खरीफ फसल है, यानी बारिश के समय में बोई जाती है। और मैं आपको बता दूं, भारत में तिलहन की सबसे ज़्यादा जो फसल है वो मूंगफली की है, ठीक है। बहुत और भी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी है, तेल की, सरसों की, ठीक है, तिल की, सोयाबीन की और सूरजमुखी की। पर जो सबसे ज़्यादा जो फसल तिलहन की उगाई जाती है वो मूंगफली है। क्यों? क्योंकि उसको खाने के लिए प्रयोग भी करते हैं और उसका तेल भी बनाते हैं, ठीक है। ओके जी, मूंगफली भारत का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, ठीक है। जो गुजरात है, गुजरात याद रखना, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाई जाती है, ओके। एक अलसी और सरसों रबी फसलें हैं, तो बस याद रखना है कि रबी फसल और खरीफ फसल क्या है, ठीक है। अगर तिल की बात करूं तो वो उत्तर भारत में एक खरीफ फसल है, यानी उत्तर भारत में, यानी ऊपर वाले हमारे यूपी और पंजाब वाली साइड में जो तिल उगाया जाता है ना, वो बारिश के समय में उगाया जाता है। और दक्षिण भारत में ठंड के समय में उगाया जाता है तिल, ठीक है। तो जो तिल है वो रबी फसल भी है और खरीफ फसल भी है, ठीक है। एक अरंडी होता है, अरंडी का तेल भी होता है, ये भी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि जो मूंगफली है वो एक खरीफ फसल है, ठीक है। और मूंगफली सबसे ज़्यादा, गुजराती से गुजरात कर लेना, ठीक है। जो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है मूंगफली का। उसके बाद जो अलसी है और सरसों है वो एक रबी फसल है, ठीक है। और जो तिल है और अरंडी है ये खरीफ भी है और रबी फसल भी है, ओके जी। अब हम बात करते हैं हमारे दिलों की धड़कन चाय के बारे में। भारत की मतलब सबसे ज़्यादा मशहूर बेवरेज क्रॉप है, ठीक है, जिसको पिया जाता है, ओके। सो चाय एक रोपण कृषि। अब ये रोपण कृषि का मतलब क्या होता है, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में रोपण कृषि बताया था क्या होता है। रोपण कृषि वो होता है जब एक ही प्रकार की कृषि बहुत बड़े एरिया में करी जाती है ना, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं, ओके जी। तो जो चाय है एक रोपण कृषि है और ये अंग्रेज भारत में लेकर आए थे, ठीक है जी। सो यह एक पेय पदार्थ की फसल है, मतलब पीने के लिए उपयोग करी जाती है, जिसे अंग्रेज भारत लेकर आए थे, ठीक है जी, ओके। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी दोनों में उग सकता है, ठीक है। ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलाव वाले क्षेत्रों में भली भांति उगाया जा सकता है। ये लाइन आप समझ गए ना, आपकी लाइफ सेट है। देखो जी, जो चाय के पौधे होते हैं ना वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी भारत के ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों में उगाया जा सकता है। बट कुछ कंडीशन है कि जो जलवायु है ना उसमें जो मिट्टी है
उसमें ह्यूमस हो और जीवाश्म युक्त हो, यानी जो आपने सुना होगा जो अर्थवर्म होते हैं, ठीक है, अर्थवर्म को आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थवर्म आपने सुना होगा, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस हो और जो ये जीवाश्म वगैरह हो अच्छे खासे हों, और साथ ही में उस मिट्टी में थोड़ी नमी भी हो, पानी भी हो, ठीक है, और ढलान वाला इलाका हो, तो वहाँ पर चाय की फसल बड़ी तगड़ी उगती है। ठीक है जी। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो या बहुत कम बारिश हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लगातार समान बारिश हो, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो, जो कि उसकी पत्ती को क्या करने में, विकास करने में, जो उसकी कोमल पत्तियाँ होती है चाय की, अगर ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो पत्तियाँ ख़राब हो जाएगी, कम बारिश आएगी तो वो सूख जाएगी। तो इसलिए साल भर क्या है, समान रूप से बारिश चाहिए इसके चाय की जो झाड़ियाँ होती है उसको उगाने के लिए, ताकि जो कोमल पत्तियाँ हैं चाय की उनका विकास हो सके। ठीक है। जो चाय है वो एक श्रम सघन उद्योग है। अब ये श्रम सघन उद्योग का मतलब क्या होता है, चाय के बागानों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो चाय के बागानों में जो लेडी होती हैं वो पीछे अपने बैग डालती हैं और पत्तियाँ तोड़ तोड़ के अपने बैग में डालती है। तो इसका मतलब है जो चाय है एक श्रम सघन उद्योग है, यानी इसमें लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, श्रम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इसकी ताज़गी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियाँ बागान में ही संसाधित की जाती है। इसका मतलब है कि वहीं पर इसको पैक वगैरह करके या इसको कर दिया जाता है, और हो सके तो उसके पास ही फैक्ट्री बनाई जाती है जहाँ पर पैक वगैरह करके भेज दिया जाता है। ठीक है, ताकि उन पत्तियों में ताज़गी बनी रहे। ओके जी। अब हमारे भारत के अंदर कहाँ कहाँ चाय के बागान हैं, ठीक है, आपको वैसे तो पता ही होगा, असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय बड़ी तगड़ी मशहूर है। ठीक है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, ये अपना तमिलनाडु में पड़ता है, कि पहाड़ियों पे और तमिलनाडु और केरल में यहाँ पर अपनी चाय की उगाई जाती है क्या, फसलें। ठीक है जी। असम तो आपको पता ही था, पश्चिम बंगाल भी आपको पता ही था, दार्जिलिंग की चाय भी आपको पता ही होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल था ये तो। अब मैंने जब आपको कहा था कि जो चाय है वो हमारी दिलों की धड़कन है, तो मैं आपको बता दूं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन है वो चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। 2016 में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन किया था वो भारत ने किया था, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना ने किया था। ओके जी, आई होप क्लियर हो गया हो ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। ठीक है, ये भी एक पीने वाली फसल होती है, पेय पदार्थ फसल है ये। ठीक है, इसको भी पिया जाता है। भारत की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, मतलब हमारी जो भारत की कॉफ़ी होती है वो विश्व विख्यात है। ठीक है, हमारे भारत में एक तरह की कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है जिसका नाम है अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, और ये ना यमन से आई थी। इसका मतलब क्या है, इस बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज आते हैं, यमन से आई थी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग यमन में रहते थे, ठीक है, वो इसका कोई बीज वगैरह यहाँ पर लेकर आए और फिर यहाँ पर उन्होंने बोना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब होता है ये। ठीक है जी, तो भारत में जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है ना वो असल में यमन से आई है भारत में। ओके जी, ओके। सो इस कृषि की शुरुआत भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई थी, यानी सबसे पहले जो कॉफ़ी की फसल उगाई गई थी वो बाबा बुदान पहाड़ियों में उगाई गई थी। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एक मार्क्स में, याद रखना। और आज इसकी कृषि नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी की जाती है। ठीक है, इन वाले इलाकों में करी जाती है। ये भी बड़ा सिंपल था, इसमें भी कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। ओके जी, तो हमें गन्ना समझ आ गया, चाय समझ आ गया, कॉफ़ी समझ आ गया। अब बात करते हैं हम बागवानी फसलों के बारे में। अब ये बागवानी फसलें क्या होती है, ठीक है, बागवानी फसल मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, जिसमें क्या होता है कि सब्जी और फलों का उत्पादन होता है जिस एरिया के अंदर, उसको बागवानी फसलें कहते हैं। ठीक है, सब्जियों और फसलों, जो खाने वाली फसल है, सब्जियों की फसल और हमारे फलों की जो फसलें होती हैं, है ना, उनके उत्पादन को बागवानी फसलें कहते हैं। ठीक है, सो 2016 में भारत का विश्व में फसलों यानी फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बागवानी फसलें हैं, जो फल हैं ये, ठीक है, इसे फल कर लेना। मैं जो नोट्स दूंगा ना, अच्छा, नोट्स के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा होगा या एक टेलीग्राम लिंक भी दे रखा होगा। टेलीग्राम एक ऐप है बेसिकली, उसको आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी नोट्स से लेकर। ठीक है, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट मैंने लिंक दे रखा है, नहीं तो अगर जीपी लिंक डाउनलोड करना आता है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके जी, सो मैंने आपको बता दिया कि 2016 में जो भारत है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फलों की और सब्जियों की फसलों का उत्पादन करता था। ठीक है जी। अब भारत में उष्ण
तथा शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय फलों का भी उत्पादन होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का भी उत्पादन होता है। ये बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बट बुक में लिखी हुई थी तो मेरे को लगा लिखनी चाहिए। याद रख लेना कि भारत में उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के जो फल होते हैं वो दोनों प्रकार के फल उगाए जाते हैं भारत के अंदर, उन दोनों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब कुछ मुख्य फसलें, ठीक है, या कुछ मुख्य एरिया जो अपने फलों की फसलों के लिए मशहूर हैं, जैसे कि सुना होगा आपने नागपुरी संतरे, है ना, और मेघालय के चेरापूंजी के संतरे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और जो केरल, मिज़ोरम और तमिलनाडु के केले, उत्तर भारत और उत्तर भारत में ही आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लीची होती है, और मेघालय के अनानास और कश्मीरी सेब, ये सारे के सारे एरिया हैं जो अपने फलों की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, और साथ ही में मटर और फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू के उत्पादन में भारत एक प्रमुख स्थान रखता है, यानी ये भी बहुत अच्छी खासी भारत में उगाई जाती है। ओके जी, तो बागवानी फसल भी आपको समझ आ गया। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बागवानी हम फसलें कहते हैं। ठीक है, और कुछ एरिया थे जो मैंने आपको बताए थे मशहूर हैं अपनी बागवानी फसलों को लेकर। अब आते हैं अखाद्य फसलें। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था वो खाद्य फसलें देखा था, खाद्य फसलें जिनको खाने के प्रयोग में लाया जाता है। अखाद्य फसलें होता है जिनका हम खाने के लिए प्रयोग नहीं करते, जैसे कि रबड़ को हम खाते तो नहीं है, बट रबड़ का भी उत्पादन होता है। हम अपने आसपास देखेंगे ना तो रबड़ की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती है। ठीक है, और साथ में क्या है पहले मैं बता देता हूँ, और साथ में है जैसे अपना कपास हो गया, जूट हो गया, है ना, कपास यानी रुई, तो इनका भी उत्पादन होता है, बट इनका खाने के लिए उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, कपास के तो आपको पता ही है कपड़े वगैरह बनते हैं। ओके जी, सो रबड़ की बात करते हैं। सो रबड़ भूमध्य क्षेत्रीय की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको पता है पूरे अर्थ के यानी पूरे जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है जी, सो भूमध्य रेखा के आसपास रबड़ की फसल बहुत ही उत्तम उगती है, बहुत ही बढ़िया उगती है। ठीक है, बट आपको पता ही है कि भारत तो भूमध्य रेखा के पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो भारत के जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय के क्षेत्रों में भी रबड़ उगाई जा सकती है। एक विशेष परिस्थितियाँ, मतलब जो परिस्थितियाँ भूमध्य रेखा में जो गर्मी वाला और जो बारिश वाला मौसम होता है ना, वैसा अगर हम अपने एरिया के अंदर भी अच्छे से पानी डालें और धूप अच्छे से आए तो हम वहाँ पर भी रबड़ उगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे ने ना मुझसे एक बार पूछा था कि सर मैं ना एक बार पंजाब गया था, मैंने एक बार बताया था। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी हो तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा रुई है या कपास है वो आपके किस में उगता है? वो डेक्कन प्लेटो में, दक्कन के पठार में सबसे बढ़िया तरह की कपास उगती है, काली मिट्टी में। ठीक है, दक्कन के पठार में हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर मैं ना पंजाब गया था, वो पंजाब से बिलोंग करता है, सर मैं जब पंजाब गया था ना तो पंजाब के अंदर भी कपास उग रहा था, ऐसे कैसे? तो देखो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो अच्छे किस्म का कपास है वो आपको दक्कन के पठार और काली मिट्टी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कपास और किसी एरिया में उग ही नहीं सकता। वैसी रबड़ के साथ है, जो आपको अच्छी किस्म की रबड़ होगी वो भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रबड़ कहीं और उग भी नहीं सकता। रबड़ जो है वो उष्ण कटिबंधीय यानी भारत के नीचे वाले एरिया और भारत के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी भारत के ऊपर वाले एरिया दोनों में उगाया जा सकता है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं कि रबड़ को उगाने के लिए 200 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा जो बारिश चाहिए वो रबड़ को उगाने के लिए ही चाहिए होती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए होती है प्रतिवर्ष, और साथ ही में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए होता है और नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? और जो रबड़ है वो एक खरीफ फसल है, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट था, इतनी ज़्यादा बारिश चाहिए तो बारिश के सीज़न में उगेगी और बारिश का सीज़न होता है खरीफ फसल। ठीक है जी, और जो रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। आपको पता ही है कि अपने आसपास चीज़ें देखोगे ना तो ज़्यादातर चीज़ें रबड़ से ही बनी होती है। ठीक है, और रबड़ जो होता है वो हर फैक्ट्री में यूज़ होता है। जैसे कि मान लो कार बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसमें भी जो कार के आगे वाला बम्पर होता है वो मेनली रबड़ से बना होता है, अंदर का जो इंटीरियर होता है वो भी मेनली रबड़ से बना होता है। तो रबड़ जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे उद्योगों में एज अ कच्चा माल उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा
रबड़ है वो केरल के अंदर उगाया जाता है, क्योंकि केरल के अंदर बारिश भी बहुत अच्छी खासी आती है। जब मैंने 9th क्लास में आपको पढ़ाया था ना जलवायु वाला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो बारिश आती है ना वो केरल के अंदर ही आती है। और केरल में जो बारिश आती है बड़ी तगड़ी आती है। केरल में आपने सुना ही होगा बाढ़ वगैरह भी आती रहती है, जो कि बहुत सही नहीं है, ठीक है, इतना भी पानी नहीं चाहिए हमको। बाढ़ वगैरह आती रहती है, तो इसलिए जो है पानी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसी वजह से जो सबसे ज़्यादा रबड़ की फसल है वो हमारे केरल में ही उगाई जाती है, ठीक है। और भी कुछ एरिया जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, क्योंकि वो द्वीप है, ठीक है, आसपास अंडमान निकोबार के पानी है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा पानी मिल जाता है। साथ में मेघालय देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, मेघालय, मेघ जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना। तो मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी उगाया जाता है। ओके, क्या रबड़ उगाया जाता है, ठीक है। तो रबड़ के बारे में एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे अच्छा रबड़ है वो हमें भूमध्य क्षेत्र, जो रबड़ है वो एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाली फसल है, यानी वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे उत्तम रबड़ हमें देखने को मिलती है। बट एक विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है इसको उगाने के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होती है। ये खारी फसल है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और बहुत सारे उद्योगों में इसे कच्चा माल की तरह प्रयोग किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारा रबड़ है वो केरल के अंदर उगाया जाता है। ओके जी, अब बात करते हैं हम रेशेदार फसलों के बारे में, ठीक है। रेशेदार फसल क्या होती है? जिससे धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य फसलें हैं, ठीक है। 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। कौन कौन सी? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। अब ये प्राकृतिक रेशम क्या होता है? प्राकृतिक रेशम वो होता है वो अपना, जिसको हम कहते हैं कि सिल्क। आपने सुना होगा कि सिल्क की या रेशम की साड़ी, है ना। अब ये बनती कहाँ से है? क्या ये उगाई जाती है? नहीं, ठीक है। इसके लिए एक ककून होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, जिसको पालना पड़ता है और बाद में उसको उबाला जाता है और धागे बनाए जाते हैं। उसको सुनने में सही नहीं लगता। और इसी वजह से जो सिल्क की साड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, क्योंकि बहुत सारे ककून जो होते हैं, वो जो मैंने कीड़े बताए थे उनको ककून होते हैं उनके। तो ककून को उबाला जाता है और उनसे छोटे छोटे बिल्कुल 1-2 फीट के धागे बनते हैं और फिर उनसे देखो कितनी बड़ी साड़ी बनाई जाती है। तो पानी बहुत सारे ककून को मार कर बनाया जाता है, ठीक है। पता नहीं मेरे को ये वर्ड बोलना चाहिए, मारकर या नहीं मारकर, बट हाँ एक तरह से मारकर ही बनाया जाता है, ठीक है। इसमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। आपको पता ही है कपास, जूट और सन, ये तीनों की तीनों मिट्टी में उगाई जाती है। बट जो हमारी प्राकृतिक रेशम है, जो सिल्क है, वो आपका मिट्टी में नहीं उगाया जाता। मैंने अभी आपको बताया था वो कीड़े से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। चौथा, रेशम के कीड़े के ककून से प्राप्त होती है, ठीक है। रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है, जो मालबरी की पत्तियां खाता है या मालबरी की पत्तियों पर वो पलता है, ठीक है। मालबरी के पेड़ पर जो हरी पत्तियां होती है उसे खाता है और उसी पर पलता है वो, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिल्क होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है, ठीक है, जो हमारा ककून होता है, वो कौन सी पत्तियों पर उगता है या कौन सी पत्तियों पर पलता है? वो मालबरी की पत्तियों पर पलता है, ठीक है जी। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े यानी ककून का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। रेशम उत्पादन, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड ज़रूर याद रखना, सेरीकल्चर। देखो सिल्क वॉर्म को जब हम पालते हैं किसके लिए? सिल्क के लिए, तो इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है दोस्त, याद रखनी है आपको, ठीक है। ओके, सो नीचे आते हैं, बात करते हैं हम कपास की, ठीक है। अब बात करते हैं रुई की। हमें समझ आ चुका है किसके बारे में, हमें रेशमदार फसलें हैं, जिसमें से एक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सी? प्राकृतिक रेशम, ठीक है, यानी वो जो ककून से बनते हैं जो रेशम, उसको हम प्राकृतिक रेशम बोलते हैं, ठीक है। और वो ज़मीन पे नहीं उगता। ओके, अब हम बात करते हैं कपास की। कपास के बारे में भी अभी मैंने थोड़ी पहले बता ही दिया था आपको। जो कपास है, ठीक है, वो जो है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छी खासी उगाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी में कपास के लिए उत्तम मानी जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी जो कपास है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है। और काली मिट्टी हमें भारत में कहाँ देखने को मिलती है? दक्कन वाले एरिया में। अब दक्कन क्या है? ठीक है, भारत का जो ये महाराष्ट्र सुरेश्वर वाला इलाका है ना, चैप्टर 1 में आपको मैंने समझाया था, वो आपका दक्कन वाला इलाका होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमें ये समझ आ गया जो बढ़िया। अब देखो कपास होता है वाइट, और देखो कितनी अनोखी बात है कि जो कपास है वो काली मिट्टी में, जो बिल्कुल ही उसके रंग से अपोजिट है, उसमें सबसे उत्तम उगाया जाता है, ठीक है।
भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी ये बोला जाता है कि जो कपास है वो सबसे पहले भारत में ही उगाया गया था, ठीक है, और सबसे पहले भारत में ही इसका प्रोडक्शन किया गया था कपास का। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। आपको पता ही है कि जहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग यानी सूती कपड़े बनाए जाते हैं उसमें जो कपास है वो एक मुख्य कच्चा माल है, ठीक है। बिना कपास के आप सूती कपड़ा नहीं बना सकते। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2016 में सबसे ज़्यादा जो कपास था वो उगाया था चीन ने, उसके बाद उगाया था भारत ने, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया हमको? ओके जी। सो ये बता चुका हूँ मैं कि काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास उगता है, और जो कपास है वो एक खरीफ फसल है, यानी ये भी बारिश के समय में उगाई जाती है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई तथा 210 पाला रहित दिन। अब ये पाला रहित दिन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ आ गया कि उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई की ज़रूरत होती है, और 210 पाला दिन, इसका मतलब क्या होता है? पाले का मतलब होता है कि जो ओस होती है ना, तो 200 दिन ओस रहित दिन चाहिए, मतलब ओस नहीं आनी चाहिए। वो जो पानी आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो जो घास होती है वो थोड़ी गीली होती है, तो ऐसा टेम्परेचर नहीं चाहिए, ऐसा जलवायु नहीं चाहिए अगर हमें कपास उगानी है। तो कपास उगाने के लिए 210 पाला रहित दिन चाहिए हमको, ठीक है जी। ओके, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। किसको? हमारी कपास को पककर तैयार होने के लिए 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया था कि दक्कन वाले एरिया में, और दक्कन वाला एरिया आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला ही एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या उगाई जाती है? सबसे बढ़िया फसल उगाई जाती है कपास की, और सबसे बड़ा जो उत्पादक है कपास का आपको मैंने बता ही दिया था महाराष्ट्र है, क्योंकि ये दक्कन वाले एरिया में होता है। यहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी की वजह से यहाँ पर जो हमारी कपास है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम जूट की, ठीक है। जूट क्या आपने सुना होगा, इसको सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। जो रस्सियाँ वगैरह होती है ना वो जूट से ही बनती है, ठीक है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है। अब ये बाढ़ के मैदान का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, ठीक है, जहाँ पर हर वर्ष नई मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई एरिया है जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो वो एरिया है वो आपका बाढ़ का मैदान कहलाएगा, ठीक है। वहाँ पर और मिट्टी जब और बाढ़ किससे आएगी? नदियों से ही आएगी। तो जो नदियाँ हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा उर्वरक लेकर आती है, तो उस मिट्टी में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है? जूट की फसल बहुत अच्छी उगाई जाती है। और आपने देखा ही होगा मैप के अंदर कि जो हमारा बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है हमारा, पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर क्या होती है? जूट की फसल बहुत अच्छी खासी उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नदियों की वजह से वो जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ियों से पानी आता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है? उर्वरक मिट्टी आती रहती है, और इसी वजह से जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है। बट साथ में बिहार, असम आदि वाले एरिया में भी जो जूट है वो एक मुख्य उत्पादक राज्य है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसे बढ़ने के साथ उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, गर्मी भी अच्छी खासी चाहिए हमारे रेशम को उगने के लिए, ओके। और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे आदि की वस्तुएं बनाने में किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारी क्या कहते हैं उसको, जूट है, ठीक है, उससे बोरियां भी बनाई जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो होती है बोरियां होती है वो जूट से ही बनी होती है। अब तो प्लास्टिक से भी बनी होती है, वो प्लास्टिक की वो जो होती है ना उससे बनाई जाती है, बट ज़्यादातर जो होती है, जो टिकाऊ मानी जाती है, वो बोरियां जूट की ही मानी जाती हैं, ठीक है। और जो चटाई होती है और जो रस्सी होती है, रस्सी तो आपने देखा होगा, पिक्चर भी आपको दिख रही होगी, वो जो है वो आपकी जूट से ही बनाई जाती है, ठीक है। इसकी उच्च लागत के कारण ये थोड़ी महंगी होती है। इसमें बस एक ही दिक्कत है, ये थोड़ी महंगी होती है। और कृषम रेशो और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। पहले है ना बहुत ज़्यादा जो था वो जूट का उत्पादन होता था और साथ में ख़रीदी भी बहुत अच्छी खासी होती थी, बट आज इसका मार्केट गिरता जा रहा है, इसकी मांग गिरती जा रही है। क्योंकि जो अपना नायलॉन है, आजकल ज़्यादातर लोग नायलॉन की रस्सियाँ वगैरह खरीदते हैं, नायलॉन की चटाई वगैरह खरीदते हैं, नायलॉन के जो ज़्यादातर चीज़ें नायलॉन की खरीदते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जूट का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
ठीक है यार। सो इसका एक और पार्ट रह गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ठीक है। और आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अभी तक आप देख रहे हो तो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो हाँ यार, शेयर भी करो, जितना हो सके शेयर करो, सबको शेयर करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे है, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।